भारत एक ऐसा देश है जहां रिश्तों को इंसान की सबसे बड़ी जमा पूंजी माना गया है और ये कहा जाता है कि अगर रिश्ते निभाने के लिए झुकना भी पड़े तो झुक जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एनसीआरबी के साल 2024 के आंकड़े देखेंगे तो हमारे देश में 13% हत्याएं रिश्तों के कारण ही हो रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1411 हत्याएं अवैध संबंधों के कारण हुई, 1391 हत्याएं प्रेम संबंधों के कारण हुई, जबकि 36 हत्याओं के पीछे हॉरर किलिंग को कारण माना गया। यानी जहां पहले प्रेम संबंध होने पर परिवार अपनी बेटियों को मार देते थे, वहीं अब कुछ मामलों में लड़कियां अपने माता पिता द्वारा शादी कराने का विरोध नहीं करती, बल्कि खुद जिस लड़के से शादी हो रही होती है उसे ही मार देती। जेन ज़ी पीढ़ी की युवा लड़कियां इसीलिए भी अपने माता पिता को शादी के लिए शायद ना नहीं कहती, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की इज्जत का डर होता है। ये समझ नहीं आता कि वो समाज के डर से कैसे बाहर निकले। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो लोग उनके माता पिता पर सवाल उठाएंगे, उनकी प्रतिष्ठा खराब होगी। ये पहले भी होता था, लेकिन अब मौजूदा पीढ़ी के लिए समाज के डर को झेलना शायद मुश्किल साबित हो रहा है। दूसरा ये कि जेन ज़ी लड़कियों को ये भी लग सकता है कि अगर उन्होंने ना कहा या भागकर शादी की तो उन्हें उनका परिवार हमेशा के लिए छोड़ देगा, जबकि ये युवा ऐसा नहीं चाहते। ये डर पहले भी होता था, लेकिन उस जमाने में माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता अलग होता था, जबकि आज के दौर में जेन ज़ी युवा माता पिता के साथ स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए हैं। और तीसरा, मौजूदा पीढ़ी की लड़कियों को यह भी डर होता है कि अगर उन्होंने माता पिता के फैसले का विरोध किया तो उनका करियर खराब हो जाएगा, उन्हें घर में रहने के लिए कहा जाएगा। IHDS का सर्वे बताता है कि हमारे देश में 35% लड़कियों की शादी में उनकी सहमति शामिल नहीं थी, जबकि 37% मामलों में लड़कियों की सहमति शामिल थी, लेकिन वो सहमति भी तब ली गई जब माता पिता शादी के लिए लड़का चुन चुके थे। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 70% से ज्यादा शादियों में बड़ा फैसला माता पिता का ही माना जाता है, जिससे लड़कियों के सामने दो ही विकल्प होते हैं, या तो वो विद्रोह करें या इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए कोई और रास्ता ढूंढें। 2018 में भी इस पर 1,60,000 परिवारों का सर्वे हुआ था। इसमें यह पता चला था कि भारत में 93% शादियां अरेंज्ड मैरिज होती हैं, जिसमें माता पिता का फैसला बड़ा होता है, और केवल 3% लोगों ने माना कि उनकी लव मैरिज हुई, जबकि 2% लोगों ने अपनी शादी को लव कम अरेंज मैरिज बताया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर लड़कियां बता भी दें कि वो किसी और लड़के से शादी करना चाहती हैं, तो परिवार इसके लिए तैयार नहीं होते। इसका एक कारण हमारे देश की जाति व्यवस्था भी है, जिसमें लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादियां दूसरी जातियों और धर्मों के लोगों में न हो। भारत के लिहाज से यह मुद्दा इसलिए भी संजीदा है क्योंकि हमारे देश में शादी को जरूरी माना गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार हमारे देश में ज्यादातर लोगों की शादी 45 साल से पहले हो जाती है। भारत में केवल 1% महिलाएं और 3% पुरुष ऐसे हैं जिनकी शादी 45 से 49 साल के बीच हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जब एक बार शादी हो जाती है तो समाज मानता है कि वो शादी आजीवन चलनी चाहिए, और इसी वजह से हमारे देश में 15 से 49 साल के पुरुषों के बीच तलाक दर केवल 0.3% और महिलाओं में भी यह तलाक दर ऐसी है। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि आजकल के युवा जब ऐसा सोचने लगते हैं कि वो उनके विरुद्ध हुई शादी के रिश्तों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो वो गलत फैसले लेते हैं और इसके बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं। और यहां यह भी देखना होगा कि ऐसे मामलों में जो पुरुष अपनी जान से जाते हैं वो पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। मेरठ के मामले में सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में था, लेकिन मुस्कान रस्तोगी ने एक बेरोजगार लड़के के लिए उसे जान से मार दिया। इंदौर के मामले में राजा रघुवंशी ट्रांसपोर्ट कारोबारी था, लेकिन सोनम रघुवंशी ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए उसकी जान ली। श्रीगंगानगर में आशीष कुमार आर्थिक रूप से काफी संपन्न था और उसने जियोलॉजी में MSc की पढ़ाई की थी, लेकिन यहां भी अंजलि नाम की लड़की ने एक बेरोजगार लड़के के लिए उसे जान से मार दिया। और पुणे के इस मामले में भी केतन अग्रवाल एक रियल एस्टेट कंपनी का डायरेक्टर था, लेकिन सिया गोयल ने पुणे में ड्राई फ्रूट की दुकान चलाने वाले चेतन चौधरी के लिए केतन की हत्या कर दी। यानी इन सभी मामलों में लड़कियों की पहली प्राथमिकता थी इस रिश्ते से बाहर निकलना, जिसके लिए उन्होंने अपराध का रास्ता चुना, और आज इसे ही हमारे समाज को और हमारी सरकारों को समझने की जरूरत है।
जेनजी युवाओं में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब वो रिश्ते से बाहर निकलने के लिए हत्या जैसे कदम उठाने के बारे में सोच रहे होते हैं, तब वो इसी दौरान सोशल मीडिया पर परफेक्ट कपल की तरह दिखना चाहते हैं। और ये पहले के मामलों में भी दिखा, और पुणे के इस मामले में भी सिया और केतन की सोशल मीडिया रील्स को देखकर कहीं से नहीं लगता कि सिया इस शादी से नाखुश थी और वो केतन को मारने वाली थी। आज जब कई लड़कियां अपने मंगेतर और पतियों की अपने बॉयफ्रेंड के लिए हत्या कर रही हैं, तब यह समझना भी जरूरी है कि भारत ऐसे मामले में दूसरे देशों से क्या सीख सकता है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को सरकार के पास जाकर यह बताना होता है कि इस शादी में उनकी सहमति शामिल है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि जबरन शादी, धोखाधड़ी, फर्जी विवाह को रोका जा सके। जैसे ब्रिटेन में शादी या सिविल पार्टनरशिप से पहले दोनों पक्षों को स्थानीय रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर एक कानूनी घोषणा यानी गिविंग नोटिस देना होता है कि वो शादी करना चाहते हैं। यह सूचना शादी से कम 29 दिन पहले देनी होती है। इसी तरह आयरलैंड में शादी करने वाले जोड़े को कम से कम 3 महीने पहले सरकारी रजिस्ट्रार को सूचना देनी होती है, जबकि सिंगापुर में शादी के लिए आवेदन की तारीख से 6 महीने पहले तक किया जा सकता है, लेकिन इसे शादी से कम 21 दिन पहले पूरा करना अनिवार्य है। नेदरलैंड्स में शादी से पहले दोनों पक्षों को अपनी शादी की मंशा यानी सरकार के पास दर्ज करानी होती है। ये प्रक्रिया शादी से कम 14 दिन पहले पूरी करनी होती है। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो कि शादी जबरदस्ती नहीं कराई जा रही है। शादी में दोनों पक्षों की सहमति शामिल है, अपनी इच्छा से शादी कर रहे हैं, किसी पर दबाव नहीं है। शादी जो है वो कानूनी रूप से वैध है। हमारे देश में जिस तरह पुरुष शादियों के बाद जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए देश के हिसाब से इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कोई कदम नहीं उठाए जा सकते?